सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। और देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग विविध के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके कल जो होने वाली परीक्षा आपके एफसीआई वॉचमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और किसी क्वेश्चन के संबंध में कोई डाउट वगैरह होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि नेवेस्ट है ना, नेवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए, थोड़ा क्या है, पीडीएफ स्कैन करते टाइम में थोड़ा सा बस एकदम ज़्यादा जूम हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन कुछ नहीं है। आप लोग केवल सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो नेवेस्ट खेल है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न खिलाड़ी में से सबसे कम आयु में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी किसने की थी। आपको बताने कि सबसे कम उम्र में जो क्रिकेट के जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट है उसकी कप्तानी किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, नवाब पटौदी है ना, इन्होंने की थी सबसे कम उम्र में भारतीय टेस्ट मैच की जो क्रिकेट है उसकी कप्तानी की थी। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है ना, यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे 213वां नंबर का सवाल है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, आपको बताने कि सिली जो पॉइंट है, सिली पॉइंट है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, सुमेलित करना है एक्चुअल में है ना। तो अगर आप इसका जो आंसर है, अगर आप डायरेक्टली अगर मैं बता दूं इस वीडियो को, लेकिन आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को पॉज कर लेना है और जवाब देने की कोशिश ज़रूर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो ऐशबाग स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ऐशबाग स्टेडियम आपको मिलेगा भोपाल में, और बेबर्न स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा आपके जो कानपुर में। उसके बाद ग्रीन पार्क मुंबई में, और ईडन गार्डन जो है आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि मोहन बाग ईस्ट बंगाल तथा मोहम्मडन है ना, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है ये जो अभी मैंने आपके सामने में जितने नाम लिए, जैसे मोहन बागान हो गया, ईस्ट बंगाल तथा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो खेल हैं ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन सी 216वां क्वेश्चन है कि कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संतोष ट्रॉफी जो है ये राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 217। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए आप लोग कि 217 क्वेश्चन है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अगर आपको टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतना है तो इसके लिए आपको एक टूर्नामेंट है यहाँ पे, जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो गया, विंबलडन और फ्रेंच ओपन यूएस हो गया, इसको आपको पहले क्लियर करना होगा, फिर आप उसके बाद ग्रैंड स्लैम टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे है यहाँ पे है ना 218वां नंबर का क्वेश्चन है। 218वां नंबर देखिए, अभी क्या है ना 220 तक आपको क्या है ना खेल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन नंबर और अटेम्प्ट कर लिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विंबलडन है ना, इसको घास के मैदान में खेला जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 219वां क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन है ना, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली में जो प्रथम एशियाई खेल है उसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल 220वां नंबर का सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय है ना, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। जी हाँ, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थॉमस अंतर है ना, तो थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन खेल में। अगला सवाल यहाँ पे, अब यहाँ पे इंडियन जो आपका रिसर्च सेंटर हो गया, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट हो गया, उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 221वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्राम्बे में आपको देखने को मिलेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि जो ऑप्शन सी है सही हो जाएगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बार्क नाम से जानते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि
कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय आपको कहाँ है। आपको बताना है कि जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत का प्रथम है ना, भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है भाई भारतीय वायुसेना अकादमी। अगला सवाल यहाँ पे है कि 225वां क्वेश्चन है कि नौसेना है ना, 225वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोचीन में स्थित है नौसेना अकादमी। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि वन अनुसंधान केंद्र है ना, 226वां सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आ रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होशंगाबाद में स्थित है भाई जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो। अगला सवाल यहाँ पे है अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कि नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे में आपको देखने को मिलेगा नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन। अगर वीडियो आपको पसंद रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, हाँ यहाँ पे 229वां सवाल है। 229वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी ताकि जो विश्वविद्यालय है ना, जो उच्च शिक्षा है उसमें सुधार हो सके। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ौदा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। अगला सवाल देख लीजिए, विंग्स ऑफ फायर, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया है, कई मरतबा, तो इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पूछा क्या गया है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है ना, विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। अगला सवाल यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी मैं रिपीट कर रहा हूँ है ना, कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही आंसर हो जाएगा है ना, अरुंधति रॉय की जो ये रचना है भाई है ना। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि है ना, यहाँ पे वेटिंग्स फॉर द महात्मा है ना, वेटिंग्स फॉर द महात्मा ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है भाई आपके है ना, ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आर के नारायण है ना, आर के नारायण की रचना है ना, वेटिंग फॉर द महात्मा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल यहाँ पे है द गोल्डन है ना, यहाँ पे है द गोल्डन गेट की रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि द गोल्डन गेट किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्रम सेठ की रचना है द गोल्डन गेट। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल यहाँ पे 235वां सवाल है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी सही देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। काफ़ी फेमस पुस्तक है, बहुत ही अच्छा पुस्तक भी है। अगला सवाल यहाँ पे 236वां क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्रिकेट माई स्टाइल इस पुस्तक के रचनाकार हैं कपिल देव जी है ना, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगला सवाल यहाँ पे है 238वां है कि भारत भारती के लेखक कौन है। अब जो भी हिंदी कम से कम एटलीस्ट 10-12 तक पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जरूर समझ आ रहे होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है
पूछा क्या गया है यहाँ पे कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, है ना, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज ये पुस्तक जो है लिखी गई है। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि उर्मिला किस महाकाव्य की नायिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साकेत, है ना, साकेत महाकाव्य की नायिका है उर्मिला। अगर आप चाहें यहाँ पे थोड़ा सा जहमत उठाना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिए कि जो उर्मिला है ना, वो सॉरी यहाँ पे जो साकेत है वो किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है ना, अगला सवाल क्या है यहाँ पे देख लीजिए कि जो लैंप वाली महिला ये किसकी रचना है ना, लैंप वाली महिला ये किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की रचना है आपकी, है ना, नाइटिंगेल की रचना है आपकी लैंप वाली महिला। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन भारतीय रहा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह रह चुके हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? आपको बताना है कि भारत में जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है भाई आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो के कस्तूरी रंगन है, ये इसका जो भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम है उनके जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी सवाल है जीके के भी और कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से भी, कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स बेबेज को, जो है ना मॉडर्न कंप्यूटर है उनके फादर्स यानी कि पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमावो भंडार नायके। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये बता पाएंगे कि जो श्रीमावो भंडार नायके हैं वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे 246वां क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, है ना, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बछेंद्री पाल। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए 247वां है ना, कि राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरगिस दत्त, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, बशर्ते आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में डाउट्स वगैरह होगा ना तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 248वां नंबर का। 248वां नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि संयुक्त, है ना, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, जो भारत की तरफ से, है ना, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। अगला सवाल देख लेते हैं कि भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि भारत की, है ना, भारत को किला, है ना, भारत को किला किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। आपको बताना है कि राजस्थान का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घूमर। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 252 है। 252 क्वेश्चन पूछा गया कि पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में जो है पोंगल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे देख लेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि ओणम किस देश का त्यौहार है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल है
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने होती है। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट में है ना जो जज होते हैं उनका जो जो वर्किंग ड्यूरेशन होता है वो कितने साल का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 साल का उनका कार्यकाल होता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मन। इसके अलावा जो अरबी, रूसी और चीनी हो गया, ये आपके क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 256वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय। अगला सवाल है 257वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में आपको देखने को मिलेगा सार्क का हेड क्वार्टर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि सीबीआई है ना, सीबीआई जिसको आप लोग जानते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो है ना। तो आपको बताना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ये स्थापना की गई था, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में, है ना। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है 259वां है ना। 259वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आपको बताना है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन में आपको देखने को मिलेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर। अगला सवाल देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूँ। तो इस वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद यहाँ पे जो आपको ये जो 4 सवाल दिया गया 260 है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है प्यारे दोस्तों कि विश्व विरासत है ना, विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भीमबेटका स्थित है। बेसिकली पूछने का मतलब बस ये है कि आपको बताना है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है ना, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट एमपी मान सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन, कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मदुरई में आपको देखने को मिलेगा मीनाक्षी मंदिर। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा क्या गया देख लेते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है। आपको बताना है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंट आबू में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगला देख लेते हैं अजंता, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार थे कि अजंता का जो एलोरा की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेंगी, है ना। अगला सवाल यहाँ पे 266वां सवाल है, जिसका ऑप्शन मैं आगे दिखाऊंगा। अग्नि मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पूजा स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चलिए देख लेते हैं फटाफट। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फारसी, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको याद रहा होगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि है ना, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैत्र। देखिए वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए क्वेश्चन को क्या है मैं थोड़ा फटाफट कवर कर दे रहा हूँ, ताकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप सभी अटेम्प्ट कर पाएँ। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि वॉल स्ट्रीट क्या है। आपको बताना है कि वॉल स्ट्रीट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉल स्ट्रीट क्या है, न्यूयॉर्क स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया प्यारे दोस्तों कि भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल 269 का है कि भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में भारत में पिन कोड जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो लागू किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि 270वां है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो लाइन है, जो कोटेशन है, वो लिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है। अगला
अगला सवाल यहाँ पे है कि 271वां क्वेश्चन है, कोबोल क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है। तो कोबोल क्या है? कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 272वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनालॉग। अब यहाँ पे किसी लोगों का सवाल होगा ना कि सर जैसे आप एनालॉग बोल रहे हैं, तो एनालॉग तो कंप्यूटर का प्रकार होता है, लेकिन इसका आंसर यही है एनालॉग। ओके, सो अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे पूछा गया है ना, भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब शुरू किया, है ना। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर जो मूवी भी बेस्ड है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर कोई भी दोस्त जो FCI वॉचमैन की तैयारी करें वो गलत नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोखरण। 1974 में भारत ने अपना पहला आणविक परीक्षण किया था। अगला सवाल यहाँ पे है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे पूछा गया है ना कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट, है ना। फटाफट सीरीज़ में यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड बी नोबेल ने जो है डायनामाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड बी नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। इसी के नाम पर जो है प्रत्येक साल जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब आपको ये बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई थी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? आपको बताना है कि हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है दोस्तों नारंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको सफिशिएंट तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये देख लीजिए कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है। अगला सवाल यहाँ पे देख लेंगे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है ना। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से वो कर देता हूँ मैं। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया 278वां क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि है ना, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? आपको बताना है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण गंगोत्री के नाम दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे 269वां क्वेश्चन है ना, 279 क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु की गणना करने के लिए करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि संसार का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान का जो राजतंत्र है वो विश्व का सबसे प्राचीन है। अगला सवाल यहाँ पे है। अब देखिए अगला सवाल इसका भी उम्मीद करूंगा आप लोग जवाब जरूर देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कूट को भी देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं सीधा 282 क्वेश्चंस पे कि निम्नलिखित में से किस देश का संसद पार्लियामेंट नेसिस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो आपका इजराइल का जो पार्लियामेंट है या फिर संसद है उसे नेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है 283 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। आपको एक्चुअली में बताना है कि झुकी लाट के लिए जो प्रसिद्ध है पीसा वो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इटली में आपको देखने को मिलेगा पीसा। अगला सवाल यहाँ पे है कि वाइट कहाँ की मुद्रा है? आपको बताना है कि वाहट, है ना, वाहट कहाँ की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाहट जो है थाईलैंड की मुद्रा है। तो देखिए करेंसी वगैरह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मेजर, और किसी देश की जो हेडक्वार्टर्स हो गया या फिर जो फेमस चीज़ें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग उम्मीद करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि 285वां क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति हुई थी। आपको बताना है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी भाई आपकी 1949 में, यानी कि इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं कि चीन की मुद्रा क्या है? आपको बताना है कि चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, इनमें से किसे श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो थाईलैंड है उसको श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से की जाती है? आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन 288वां क्वेश्चन है
है ना, कि जो ब्रिटिश सरकार के रिपोर्ट या फिर प्रकाशन किस नाम से की जाती है। तो 288वां, है ना, 288वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर उम्मीद करूंगा आप लोग इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही करेंगे। तो 288 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लू बुक के नाम से जो है प्रकाशित की जाती है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट। अगला सवाल यहाँ पे, इसका भी आंसर आप लोग ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको विजिबल करा दे रहा हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका, है ना, 290वां क्वेश्चन है, 290वां, है ना। यहाँ पे देख लीजिए कि स्वतंत्रता समता बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था। आपको बताना है कि किस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता समता बंधुता यह नारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्यारे दोस्तों की विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को होता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को तो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे 292 क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस, है ना, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम लोग किस तारीख को, 11 जुलाई को, यानी कि आगामी जो 11 जुलाई है उसमें आप लोग सेलिब्रेट फिर से करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है कि 8 मार्च को, है ना, बेसिकली यहाँ पे 8वीं दिया गया है, तो 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं। तो इसको हम लोग मनाते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको बताना है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका जो विश्व रेड क्रॉस डे है वो। अगला सवाल यहाँ पे है कि मानव अधिकार दिवस, है ना, 295 क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट या फिर कब मनाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 295 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 10 दिसंबर है उस है ना, प्रत्येक 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना, मानव अधिकार दिवस। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा गया, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस, यानी कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर तो आप लोग बिना देखे भी बता ही सकते हैं ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रत्येक साल भारत में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर को। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे, है ना, कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व जल दिवस के रूप में। अगला सवाल यहाँ पे 298 क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे सबसे पहले निम्न वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की गई थी। आपको बताना है कि सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर विजय कब प्राप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में। अगला सवाल 299 क्वेश्चन है कि सूर्योदय, है ना, सूर्योदय का देश या फिर उगते सूरज का देश कौन सा देश कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। तो ये सभी आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि जापान में, है ना, यानी कि जापान, क्योंकि आप सभी को पता है कि जापान में ही पहले सबसे सूर्योदय होता है। अगला सवाल देख लेंगे, और आज का सबसे आखिरीवा क्वेश्चन है इस किताब का, है ना, यानी कि जो जीके के पर्सपेक्टिव से 300 क्वेश्चन सीरीज का ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो किस नगर को कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी जो है कोचीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। बाकी इसके ऊपर जो कंप्लीट एक 300 क्वेश्चन का रिवीजन वाला एक और वीडियो आएगा, जिसमें आपका जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री और पॉलिटी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका एक कंप्लीट सीरीज आएगा। तो जो उन वीडियो को नहीं देखे वो कंप्लीट वीडियो को देख के अपने नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय और ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।